आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की, जिसे बचाने के लिए एक्सपर्ट्स की निगरानी में दिन रात अभियान चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद होटल मल्लारी इन को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना ने भी जोशीमठ में किसी भी हालात से निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत जोशीमठ के पास औली में सेना का कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जहां से जोशीमठ पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अभी तक जोशीमठ के हालात को देखते हुए वहां से 200 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों की तरफ पहुंचाया जा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है और इसीलिए सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो कैसी है सेना की तैयारी, दिखाते हैं आपको। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर सेना है तैयार। जेसीबी और डॉग स्क्वाड की टीम भी है तैयार। आप मनोहर बाग से बोल रहे हैं? ठीक है, मनोहर बाग में 5 से 7 मकान गिर गए हैं। आप लोगों को तुरंत सहायता चाहिए। ठीक है, हम लोग आपके लिए तुरंत सहायता भेज रहे हैं। कंट्रोल रूम से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ है रेडी। सेना की तैयारी की ये तस्वीरें न तो किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा हैं और न ही दुश्मन के खिलाफ किसी खास ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, बल्कि यह बद्रीनाथ के प्रवेश द्वार जोशीमठ को बचाने का अभियान का हिस्सा है। कड़ाके की ठंड और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच सेना की ये सारी कवायद इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए की जा रही है। आप मनोहर बाग से बोल रहे हैं? ठीक है, मनोहर बाग में 5 से 7 मकान गिर गए हैं। आप लोगों को तुरंत सहायता चाहिए। ठीक है, हम लोग आपके लिए तुरंत सहायता भेज रहे हैं। इन तैयारियों के तहत स्थानीय प्रशासन से सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम को ब्रीफ करने, उन्हें रवाना करने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने जैसी बातों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सिविल प्रशासन से हमें मैसेज मिला है कि मनोहर बाग में 5 से 7 मकान गिर गए हैं। आप लोग वहां पे जाकर स्थिति का जायजा लें और हमें सूचित करें। इस वक्त जोशीमठ के 700 से ज्यादा मकान दरारों की जद में आने की वजह से रहने लायक नहीं बचे हैं। ऐसे मकानों को खाली कराकर परिवारों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर इस बीच जोशीमठ में कोई बड़ा खतरा पैदा हो जाए और लोगों को बचाने के लिए सेना को बुलाना पड़े, तो इसी खतरे की आशंका को देखते हुए ही जोशीमठ के पास औली में सेना पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। जोशीमठ एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का दंश झेल रहा है। ऐसे में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सेना किस तरह से राहत और बचाव के कार्य को अंजाम दे सकती है, इसकी तैयारी की जा रही है। हम आपको सेना का एक एक्सक्लूसिव ऑपरेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है औली में और एक खास टुकड़ी को तैयार किया गया है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। सभी तरह के जो उपकरण होते हैं प्राकृतिक आपदा के दौरान, चाहे जेसीबी मशीन की बात की जाए, एम्बुलेंस की बात की जाए, उपकरणों की बात की जाए, ये खोजी डॉग की बात की जाए, इस तरह से सभी तरह के उपकरणों से लैस ये टीम किसी भी आपदा से निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। टीम आप लोग मकान नंबर 5 और 6 में कार्रवाई करेंगे। औली में अपनी तैयारियों को धार देने में जुटी सेना ने जोशीमठ के लिए 3 तरह की खास टीमें बनाई हैं, जिनका काम बटा हुआ है। ये टीमें इसी तरह के हालात से निपटने के लिए खास तौर पर वहां तैनात की गई हैं। फ्लाइंग टीम आप वहां पे जाके फ्लैग लगाएंगे और चेकिंग की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, गुड शाबाश। सर्चिंग टीम आप लोग सर्च की कार्रवाई करेंगे और जो भी वहां पे घायल होंगे उनको बाहर निकालने की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, गुड शाबाश। माउंटेन टीम आप लोग वहां पे जाके माउंटेन इक्विपमेंट की सहायता से घायल व्यक्तियों को बाहर लाने की कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सेना के जवानों ने इमरजेंसी हालात में घायलों को बचाने,
मलबे में फंसे लोगों को तलाशने और फिर उन्हें स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस तक पहुंचाने के सफल अभ्यास का प्रदर्शन किया। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के बीच किसी तरह के तालमेल की कोई कमी न रह जाए, इसका भी ख्याल रखा गया। इस तरह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब दुर्घटना के घायल कोई व्यक्ति कि मलबे के अंदर दबा हो, किस तरह से स्नाइपर डॉग की मदद से उसको ढूंढा गया और तुरंत यहां पर जो स्ट्रेचर है उस पर उसको ले जाकर पहली कोशिश ये होती है कि जो विक्टिम है उसकी जान बचाई जा सके। तो इस तरह से किसी भी राहत और बचाव के काम में जो कार्रवाई होती है वो तेजी के साथ करनी होती है, जिससे कि प्रभावित की जान बचाई जा सके। और सेना इसी के लिए यहाँ पर इस तरह से राहत और बचाव का जो ऑपरेशन है उसे युद्ध स्तर पर उसकी तैयारी कर रही है। जोशीमठ के हालात के बारे में एक्सपर्ट सरकार और सरकारी एजेंसियों दोनों को ही आगाह कर चुके हैं, जिसे देखते हुए वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। या शांति बनाए रखें, राहत एरिया से दूर रहें, आपकी जान को खतरा हो सकता है। कोशिश सरकार की यही है कि पल पल दरकते जोशीमठ में हालात और ज्यादा खराब न हो और लोगों की जान पर भी किसी तरह का खतरा न आए। 9,000 से लेकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस बर्फीले इलाकों में राहत और बचाव का काम आसान नहीं है और बर्फबारी यहां पर शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे बर्फबारी आगे बढ़ेगी और इन मुश्किल हालात में किस तरह से राहत और बचाव का काम सेना कर सकती है, यहां पर सेना ने अपने तमाम संसाधनों के साथ युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी। तो जोशीमठ में इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए सेना की तैयारियों पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब आपको हम औली में बनाया गया सेना का वो कंट्रोल रूम भी दिखाते हैं, जहां से जोशीमठ के हालात पर पल पल नजर रखी जा रही है। मेरे सहयोगी मंजीत नेगी ने सेना के इस कंट्रोल रूम का जायजा लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपदा में राहत और बचाव के लिए किस तरह का कंट्रोल रूम सेना ने तैयार किया है। यहाँ पर ये कंट्रोल रूम का दिखा रहे हैं हम आपको, जिस पर सूचना के लिए, जानकारी के लिए लैंडलाइन के अलावा रेडियो सेट जो सेना जिसका इस्तेमाल करती है, लंबी दूरी के लिए ये बड़ा रेडियो सेट है और छोटी नजदीक की दूरी के लिए दूसरे रेडियो सेट यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही सेना के यहाँ पर जो जवान अधिकारी हैं वो 24 घंटे यहाँ पर मौजूद होंगे और इस तरह से लगातार सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जानकारी ली जाएगी। यहाँ पर उनके नंबर दिए गए हैं। यहाँ पर एसडीएम जोशीमठ, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएचओ यानी कि जो तमाम एजेंसियां यहाँ पर किसी भी आपदा के दौरान मौजूद हैं। और इस वक्त जब जोशीमठ एक बड़ी प्राकृतिक आपदा झेल रहा है, तो तमाम एजेंसियां यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबके नंबर यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो ये कंट्रोल रूम का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर मैप मौजूद है, किस इलाके में कैसे पहुंचना है उसकी सारी जानकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही सेना के जो जवान जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ये खास तरह के टुकड़ी हैं जो इस तरह की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। और साथ ही पीछे अगर आप वहां गाड़ियां देखें तो एम्बुलेंस से लेकर जेसीबी से लेकर गाड़ियों जो ट्रक मौजूद हैं, छोटी गाड़ियां मौजूद हैं। और अगर बर्फ में कोई फंसा हुआ है, मलबे में दबा हुआ है, उस तरह के लिए उनको निकालने के लिए तमाम तरह के उपकरण यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से सेना फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर किसी भी आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही है। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, औली। जोशीमठ को बचाने की मुहिम के बीच सरकार ने बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए काम भी शुरू कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पुनर्वास के लिए नई जगह की तलाश शुरू कर दी गई है। फौरी तौर पर जो अंतरिम सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपए के चेक अधिकांश लोगों को मिल गए हैं और नए पुनर्वास के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब जो पानी हमारा 560 एलपीएम आ रहा था वो घटकर अब काफ़ी नीचे आ गया है, वो 150 के आसपास पहुंच गया है और धीरे धीरे बंद होने की कगार पर है। सभी स्थितियों पर हम लोग पूरी तरह से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा आगे का जो दीर्घकालिक योजना है, ड्रेनेज का प्लान है और सीवरेज
जो हमारा टैंक बने हुए हैं उनसे लाइनों से सभी घरों को जोड़ना है, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। और नए पुनर्वास की भी वैकल्पिक जो जगह तलाश हमने की है उसका भी जांच का काम चल रहा है। जोशीमठ के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं, सभी की एक भार सहन करने की जो कैपेसिटी है उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और देखेंगे कि किस शहर में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा तो नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा हो गया है तो फिर उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। और वहीं जोशीमठ संकट पर सुप्रीम कोर्ट गए याचिकाकर्ता स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में दखल से इनकार किया है। सीजेआई टीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा है कि संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के मामले में याचिकाकर्ता चाहें तो उत्तराखंड हाईकोर्ट जा सकते हैं। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। जोशीमठ संकट पर अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ही फिलहाल आगे की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला सुनवाई के लिए आया तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर 2 हिस्सों में सुनवाई की। पहले तो जिस समय कोर्ट भोजनावकाश के लिए उठने वाला था उस समय कोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई की और 2 बजे के बाद इस पर विस्तृत सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, कोर्ट ने पहली सुनवाई के समय कहा था कि क्या उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई कर रहा है, अगर सुनवाई कर रहा है तो स्टेटस रिपोर्ट क्या है, यानी मामला कहां तक पहुंचा है। और फिर जब भोजनावकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू की तो पीठ ने सबसे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट में चल रही चीजों का जायजा लिया और उसके बाद ये कहा कि ये ऐसी प्रचलित परंपरा है और हम भी इसे मानते हैं, इस सिद्धांत को, कि जब हाईकोर्ट किसी मामले की सुनवाई कर रहा हो तो उस समय सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई नहीं करता, क्योंकि उसके बाद जब हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स होती है जिसके आधार पर आगे चलना आसान होता है। लिहाजा पहले जब हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो उत्तराखंड हाई कोर्ट को इस मामले में सुनवाई करने दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील से ये साफ कहा कि वो चाहें तो उन्हें इस बात की लिबर्टी दी जा रही है कि वो चाहें तो उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाकर वहां जो बेंच सुनवाई कर रही है उसके सामने अपनी बातें रख सकते हैं और बता सकते हैं। इसके बाद शंकराचार्य के वकील पीएन मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि वहां पर स्थिति सरकार तो कह रही है हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा काम है पुनर्वास का और लोगों की सुरक्षा और संरक्षा का, जिसमें उन्हें घर से तो निकाला जा रहा है, घर से तो विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन ऐसी जगह रहने को दिया जा रहा है जो पहले से ही खतरे की जद में है। तो जब खतरे की जद से निकालकर खतरे की जद में रख रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। और इसके साथ ही पुनर्वास के अलावा लोगों को मुआवजे के लिए रकम की मांग भी की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं की बातों का उल्लेख अपने आदेश में करते हुए साफ कहा कि इन्होंने मुआवजे और सुरक्षा की मांग की है, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। और इनसे कहा गया कि आप पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट जाएं और उत्तराखंड हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, वहां आपकी भी जो भी ग्रीवांसेज है, आपकी जो गुहार है, आपकी जो मांग है, उस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। फिलहाल अब ये पूरा मामला फिलहाल तो उत्तराखंड हाईकोर्ट चला गया है, यानी पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और वहां से जो भी अग्रीव्ड पार्टी यानी जो असंतुष्ट पार्टी होगी, जिन्हें लगेगा कि उनकी बातें नहीं सुनी गई या न्याय नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की, जो नौकरी, रोजगार या व्यापार की वजह से किसी और राज्य में रह रहे प्रवासी मतदाताओं के लिए एक सौगात की तरह हो सकती है। देश की 65 राजनीतिक पार्टियों को न्योता देने के करीब 19 दिन बाद चुनाव आयोग की तरफ से पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप का डेमो दिखाया गया। रिमोट ईवीएम के इस प्रदर्शन के दौरान चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों के विरोध के बीच इलेक्शन कमीशन का दावा यह है कि दूसरे शहरों या फिर राज्यों में रह रहे लोग रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मदद से विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में अपना वोट डाल पाएंगे, यानी चुनाव के दौरान मतदान के लिए उन्हें अपने होम टाउन वापस आने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग की माने तो REVM उन लोगों के लिए कारगर साबित होगी जो कमाने के लिए बाहर जाते हैं, दूसरे जगह पर जाते हैं, चाहे वो दूसरा विधानसभा क्षेत्र हो या फिर लोकसभा क्षेत्र हो। अनुमान के मुताबिक देश में ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 65 करोड़ है।
जो रोजगार या फिर व्यापार की वजह से अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे मतदाता रिमोट ईवीएम के जरिए घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे। आयोग की इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसे मतदाताओं को वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना जरूरी होगा, तभी जाकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। कई बार आपके राज्य में चुनाव होते हैं और आप अपने राज्य में नहीं होते, आप काम से दूसरे प्रदेश में होते हैं और उस समय अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाते। शायद यही बात को समझते हुए इलेक्शन कमीशन ने रिमोट वोटिंग मशीन को सामने लाने का फैसला किया है और इसका प्रयोग तब होगा जब सभी राजनीतिक दल हामी भर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया और उनको पीपीटी के माध्यम से समझाया कि आखिर आरवीएम यानी कि रिमोट वोटिंग मशीन अगर इलेक्शन में यूज होती है तो उससे कितना ज्यादा फायदा होगा, मत प्रतिशत बढ़ेगा, लोग अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे और ऐसे में आने वाले दिनों में क्रांतिकारी तौर पे बदलाव होते नजर आएंगे। हालांकि ये पहले दौर की बातचीत थी, दूसरी बार फिर से इनको बुलाया जाएगा और समझाने का प्रयास किया जाएगा कि आरवीएम कितनी ज्यादा फायदेमंद है और अगर ये प्रयोग में आती है तो इस मशीन से इलेक्शन में किस तरीके से पारदर्शिता और ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे के लिए। वैसे इस साल जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें त्रिपुरा भी है। मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनावों में 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने लोकतंत्र से मिले मतदान के अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया था। मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने वाले मतदाताओं से जुड़े इसी आंकड़े ने चुनाव आयोग को नया विकल्प देने के लिए मजबूर कर दिया और उसी का नतीजा है कि इलेक्शन कमीशन घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम की प्रक्रिया अपनाना चाहता है। एक बार अगर ये प्रक्रिया लागू हो जाती तो फिर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों या फिर लोकसभा चुनावों में वोट डालने के लिए अपने मतदाताओं को अपने घर आने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि रिमोट ईवीएम से जुड़ा डेमो से पहले ही चुनाव आयोग कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों को लेकर राजनीतिक दलों के विचार भी मांग चुका है। 31 जनवरी तक सभी पार्टियों की राय या फिर सुझाव मिल जाने के बाद ही चुनाव आयोग रिमोट ईवीएम से जुड़ी व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएगा। आगे बढ़ते हैं बात मौसम की, क्योंकि मौसम ने यूटर्न लिया है। दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ठंड का सितम है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में आज तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें सावधान किया गया है कि अगले 48 घंटे में कई मैदानी इलाकों का तापमान 0 से नीचे या फिर 0 तक भी जा सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान पहले ही माइनस से नीचे चला गया है। दूर से देखिए तो यूं लगेगा कि पेड़ों और पत्तों पर बर्फ की झालर और झूमर लगे हैं। ये नजारा देखने में तो खूबसूरत है, लेकिन इसे देखकर ठंड का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। पहाड़ से लेकर मैदान तक जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया है। सीकर में पारा -3.7 डिग्री पर है। ऐसे ही हालात फतेहपुर शेखावटी के हैं। यहां न्यूनतम तापमान -3.7 डिग्री दर्ज किया गया है। वैसे तो फतेहपुर शेखावटी अपने मौसम के बर्फीले मिजाज के लिए मशहूर है। हर साल सर्दी यहां नए रिकॉर्ड बनाती है और हर साल ओस की बूंदों के जम जाने की नई तस्वीरें यहां से आती हैं। एक बार फिर से यहां तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पारा -3.7 डिग्री तक गिर गया है। ये देख लो कश्मीर बूंदे आज तो यहाँ पर कश्मीर हो गया है। देख लो कैसे वारी पानी दिया, देख लो बर्फ कैसी जम रही है। देखो ये देखो झूमर से जम गए। हाँ झूमर से जम रहे है, देख लो। बहुत ज्यादा ठंड है, कश्मीर ही बना हुआ। कश्मीर आपका जो घर है कश्मीर बन गया है। हाँ। राजस्थान में सर्दी का ये हाल केवल फतेहपुर शेखावटी में ही नहीं है। राजस्थान के कई हिस्सों में पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया है। चूरू भी इस वक्त ठंड से ठिठुर रहा है, जहां पारा -2 डिग्री से भी ज्यादा नीचे जा चुका है।
चूरू में -2.5 जबकि सीकर में -2.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अलवर और भीलवाड़ा में भी न्यूनतम तापमान आज 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादातर भागों में राजस्थान के फिलहाल न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, यानी सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति दर्ज की जा रही है। राजस्थान में चल रहे ये शीतलहर का दौर अभी भी अगले 48 घंटों तक जारी रहेगा। हालांकि 18-19 जनवरी से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा। ज्यादातर भागों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में एक साथ मौसम के दो शेड्स नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां हल्की गुनगुनी धूप खिली है तो दूसरी तरफ सर्द हवाएं ठंड बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग भी पिछले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर चुका है। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली के सफदरजंग इलाके में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लोधी रोड पर 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पहले 3 दिन शीतलहर का यानी कोल्ड वेव, कपकपाने वाली ठंड का, और साथ ही साथ आगे के 3 दिन जो है वह घने कोहरे के लये रहेंगे। और यही वजह है कि घने कोहरे और साथ ही साथ शीतलहर का अटैक राजधानी दिल्ली के लोगों को होने वाला है। आपको बता दें कि एनसीआर के शहरों में कुछ इलाकों में जो है घने कोहरे की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इन सब के बीच आपको बता दें कि जो न्यूनतम तापमान है वो भी घटकर 3 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने जतलाया है। साफ तौर पर बचाव रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल खिली हुई धूप आपको भले ही सर्दी के कम होने का एहसास करा रही हो, लेकिन सर्द हवाएं तापमान को नीचे गिरा सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठिठुरन महसूस हो रही है लोगों को और सहारा सिर्फ अलाव है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूं और मौसम विभाग का अलर्ट, येलो अलर्ट है, वो जारी है ठंड को लेकर। ठंडी हवाएं चल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है और सिर्फ सहारा है तो ये अलाव ही सहारा है। आसपास लोग हैं जो ठंड को इस अलाव से भगा रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है? बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम तो पूरी रात आग के सहारे बैठे रहते हैं यहाँ पे। आग के सहारे बैठे रहते हैं। कैसी ठंड पड़ गई भैया? बहुत ठंडा हो गया है? बहुत ठंडा हो गया। हवा कैसी चल रही है? हवा ज्यादा चल रहा है। हवा ज्यादा चल रहा है ना? हाँ जी। जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं उस वजह से लोगों को ज्यादा ठिठुरन महसूस हो रही है। और अगर बात करें तापमान की तो 6 डिग्री 7 डिग्री पिछले दिनों रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के लोगों को और कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सहारा है तो सिर्फ ये अलाव। ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं। उत्तर भारत में धूप के साथ सर्द हवाएं लोगों को कंफ्यूज कर रही हैं। घर के बाहर देखने पर लगेगा जैसे खिली हुई धूप है, लेकिन कदम बाहर निकालेंगे तो सर्द हवाओं का एहसास हो जाएगा। हालात ये हैं कि लखनऊ में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तो वहीं आगरा में रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ रही है। आगरा में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड वापस आ गई है, शीतलहर की वापसी हुई है। आगरा का मिनिमम टेम्परेचर 3.8 रिकॉर्ड किया गया है, जो पूरे यूपी में सबसे ठंडा जिला बनकर उभरा है। और अगर आप बात राजधानी लखनऊ की करेंगे तो मैं आपको अपने फोन में दिखाऊंगा कि इस वक्त टेम्परेचर जो है वो आप देखेंगे 6 डिग्री, और यही लखनऊ का मिनिमम टेम्परेचर भी है जो कल रात से आज सुबह तक रिकॉर्ड किया गया है। सुबह का समय है और लखनऊ का टेम्परेचर इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि 6 डिग्री है। यूं तो आपको मेरे चेहरे पर धूप नजर आ रही होगी और मैं तस्वीरों के जरिए भी दिखाऊंगा कि सर्दी में धूप जिसका लोग इंतजार करते हैं वो यहां देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन पारा जो है लखनऊ का वो लगातार गिर रहा है। सबसे ज्यादा इसका असर पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है, चाहे मेरठ हो या अन्य जिले हो, वहां शीतलहर बढ़ी है। धूप जरूर निकल रही है पर जो ठंडी हवा है वो उसकी गति कहीं ना कहीं पहले से बढ़ गई है, जो आपको धूप में खड़े रहने के बावजूद भी ठंड महसूस करवा रही है। और यही मतलब है पारे के लुढ़कने का। जो पारा कल तक मिनिमम टेम्परेचर लखनऊ का लगभग 10-11 के बीच में था, वो 4
लुढ़क कर यानी कि सीधा 6 आ गया है। तो वहीं आगरा में टेम्परेचर 7.8 डिग्री से लुढ़का है, यानी लगभग 11 रहा होगा और अभी 3.8 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर आगरा का रिकॉर्ड किया गया है। एक अपडेट यह भी है कि यूपी के जो तमाम जिले हैं जहां पर टेम्परेचर कम है वहां पर तो स्कूल्स बंद है, पर ज्यादातर जगह जहां की लखनऊ, यहां पर सारे ही बच्चों के स्कूल यानी कि हर क्लास के स्कूल्स खोल दिए गए हैं। समय में बदलाव किया गया है, सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक स्कूल के टाइमिंग्स चेंज किए गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड के साथ घने कोहरे की चेतावनी दी है। अगले 3 दिन भीषण ठंड और फिर 3 दिन पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा रहने का अनुमान है। इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से सर्दी के साथ साथ बरसात के भी आसार हैं। तो यानी जो दिल्ली है, दिल्ली में कोल्ड वेव टू सीवियर कोल्ड वेव रात और सुबह हो रहा है। और उसी के साथ साथ नॉट ओनली दिल्ली, जो ऑब्जर्व आया है रात का तापमान जो मिनिमम होता है सुबह तक, उसमें भी कुछ वैल्यू जो हम जैसे हरियाणा में है वो रोहतक है 2.8, अलवर जो है हमारा राजस्थान का जो बॉर्डर है 0 डिग्री, हिसार 0.8। सेकेंड से 24 ये इफेक्ट करेगा जो सेकेंड WD है। तो ये WD जो है ये सीजन का एक्टिव WD रहेगा। जो 22 से 24 है उसमें रेन भी मिलेगा, ड्रिजिल भी होगा प्लेन्स में। तो जो WD आ रहा है 18 नाइट को, उसके वजह से अभी जो कोल्ड चल रहा है दिल्ली में या बाकी जो इलाका में रहेगा, मतलब मेनली जो 18 नाइट ऑनवर्ड तापमान राइज होगा। तो अभी जो है 2 दिन जो है तापमान ऐसे लो रहेगा या थोड़ा बहुत राइज हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही तापमान रहेगा। इसीलिए अगर आप ठंड से बेफिक्र हो गए हैं तो ये आपकी भूल साबित हो सकती है। मौसम यू टर्न लेने वाला है और आपको सावधान रहना होगा। दिल्ली से राम किंकर, नोएडा से अरविंद ओझा, लखनऊ से समझ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है, जिसका मतलब यह है कि उत्तर भारत शीतलहर की जकड़ में है। दरअसल वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आती है तो वो दिन कोल्ड डे और कोल्ड वेव में आता है। शीतलहर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंड फिलहाल बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हालांकि बृहस्पतिवार से शुरू होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ राहत मिलने के आसार हैं, लेकिन उससे पहले सर्दी और बढ़ सकती है और इसकी शुरुआत राजस्थान में देखी जा चुकी है। राजस्थान के सीकर जिले का फतेहपुर सबसे ठंडी जगह रहा, जहां का न्यूनतम तापमान -4.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बात हम पहाड़ी इलाकों की करें तो श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के 19 से 25 जनवरी तक जम्मू कश्मीर को प्रभावित करने की संभावना भी है। 17 जनवरी तक उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट आने की आशंका है और इसके अलावा दूसरे पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव में 18 से 20 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मतलब साफ है कि कुछ दिन पारा गिरने वाला है। ऐसे में अगर हम बात करें कि कहां पर कितना पारा गिरने वाला है तो राजस्थान में पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। इसके अलावा पंजाब में भी माइनस में न्यूनतम तापमान जा सकता है। अनुमान ऐसा ही है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पारा 3 से 4 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं हरियाणा में भी कश्मीर जैसी ही ठंड देखने को मिल सकती है। हरियाणा का न्यूनतम तापमान 4 से -2 डिग्री तक पहुंच सकता है और सबसे ज्यादा ठंड का सितम इस साल राजधानी दिल्ली को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 से -1 डिग्री तक जा सकता है और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला है। अनुमान यह है कि यूपी में 6 से 1 डिग्री तक तापमान जा सकता है। मैदानी इलाकों के बाद अब हम आपको पहाड़ी इलाकों की तस्वीर भी बता देते हैं, जहां पर बीते कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है और ये बर्फबारी पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के चेहरों पर तो मुस्कान ला रही है। पर्यटकों के चेहरे भी खिले हुए हैं। हिमाचल या फिर कश्मीर बर्फबारी ने यहां की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। फिलहाल बर्फबारी भले ही रुक रुक कर हुई हो, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 18 तारीख से बर्फबारी का नया दौर फिर से शुरू होगा।
बर्फ से झकझक सफेद पहाड़ों पर पड़ती सूरज की किरणें सैलानियों को लुभाने के लिए काफी है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। यहाँ पर बर्फबारी ने मौसम को खुशनुमा तो बनाया ही है, प्रकृति ने पूरे नजारे की नक्काशी अपने अंदाज में की है। पहाड़ सफेद, पेड़ सफेद, घरों की छतें भी बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई हैं। बर्फ की सफेद चादर ने चारों तरफ अपना कब्जा जमा लिया है। मनाली में जब से बर्फबारी बंद हुई है, पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। चारों तरफ पर्यटक मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। जहां भी देखो स्नो स्नो स्नो, यही तो मजा है। किधर भी हर तरफ सीन है, हर तरफ फोटोग्राफी है, हर तरफ पिक्चर्स हैं। अमेजिंग, वाओ। याक राइडिंग हो या स्कीइंग, स्नो स्कूटर का मजा लेते हर तरफ सैलानी दिख रहे हैं। भले ही अभी मनाली में बर्फबारी बंद है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 तारीख से मौसम बदल जाएगा और पर्यटकों का आवागमन भी बढ़ेगा। 18 जनवरी के बाद एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ इन क्षेत्रों में एक्टिव होगा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी के आसार बन सकते हैं। हालांकि मनाली में ठंड काफी है, लेकिन पर्यटकों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बर्फबारी से मनाली आने जाने वाले कई रास्ते बंद हो गए थे। उनमें से कुछ को खोल दिया गया है, लेकिन फिलहाल आने जाने पर पाबंदी है। केवल उन्हीं गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है जो 4x4 गियर सिस्टम से लैस हैं। एक तरफ इन पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है, तो दूसरी तरफ बर्फबारी से आम जनजीवन पर भी असर देखा जा रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें जाम का इशारा कर रही हैं। अटल टनल देखने वालों को भी मायूसी हाथ लग रही है। कश्मीर में भी बर्फ ने चारों तरफ कब्जा जमा लिया है। जहां तक नजर जा रही है, पूरा इलाका सफेद हो गया है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के शोपियां के ग्रामीण इलाके की हैं। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में लगा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ मंजीत सहगल, मनाली, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान का सबसे नया वायुवीर अब अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा है। जोधपुर में तैनात हेलीकॉप्टर प्रचंड अब वायुसेना के युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहा है और इस युद्धाभ्यास में प्रचंड ने अपनी बेमिसाल ताकत का प्रदर्शन किया है। रफ्तार और फुर्ती में इसे कोई मात नहीं दे सकता। हवाई युद्ध में इसकी ताकत बेमिसाल है। यह है आसमान में हिंद का ताकतवर लड़ाकू योद्धा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। जोधपुर का आकाश इन दिनों प्रचंड हेलीकॉप्टर की इस ताकत का गवाह बन रहा है। वायुसेना और थल सेना इन दिनों यहां युद्धाभ्यास में जुटी हैं। इस युद्धाभ्यास में दूसरे फाइटर जेट्स के साथ साथ प्रचंड हेलीकॉप्टर भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। वायुसेना के इस जाबाज योद्धा को पिछले साल 3 अक्टूबर को सेना में शामिल किया गया था। अब यह हेलीकॉप्टर सेना के युद्धाभ्यास का हिस्सा बनने लगा है। युद्ध के लिए जरूरी सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद ही प्रचंड को सेना का सिपहसालार बनने का गौरव हासिल हुआ था। अब ऐसे युद्धाभ्यास में प्रचंड एक बार फिर अपने हुनर का प्रमाण दे रहा है। We have flown this chopper quite a lot in our unit, and we are quite impressed with its capabilities. It has been able to deliver on all the parameters that have been given by our able PSU HL during day and night, and in all types of terrains, be it the deserts of Rajasthan, the mountains of Jammu and Kashmir, or the forest in the eastern sector of our country. This aircraft is capable of performing all roles envisaged for a modern attack helicopter.
खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।